Today in class 10th, we will study change of phase in chapter heat. So, what is change of phase? See, matter exists in three states: solid, liquid and gas. कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास है वो तीन स्टेट में ही पाया जाता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है, या गैस फॉर्म में होता है, या सॉलिड फॉर्म में होता है। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वाटर. वाटर इज फैमिलियर टू अस एज सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस स्टीम. मतलब वाटर सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस. लिक्विड फॉर्म क्या है? वाटर. और गैस फॉर्म क्या है? स्टीम. ठीक है. सो व्हाट इज एक्चुअली द चेंज ऑफ फेज? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ स्टेट बॉडी from one state to another at constant temperature is termed as change of phase. जब कोई बॉडी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चेंज होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट इज नोन एज चेंज ऑफ फेज. अब चेंज ऑफ फेज के दौरान उसका टेम्परेचर ना राइज करता है, ना ही मेल्ट करता है, ना ही डाउन करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हीट एनर्जी दी जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलने में यूज होती है. तो देखिए किस तरीके से चेंज ऑफ फेस होता है. सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग. सो व्हाट इज मेल्टिंग? व्हेन अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट फिनोमेना इज नोन एज मेल्टिंग. जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. अब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. अब अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए, जैसे फिनोक्थिनीन बॉल, तो वो कहलाते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. और सब्सटेंस को कहते हैं सब्लिमेंट. और अगर कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. ठीक. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट. देखिए सिलेबस में तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा है, बट इसको समझ लेते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच इट टर्न्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक. अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस. हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, और हो सकता है एक ही सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग हो ड्यू टू इम्प्योरिटीज. इट इज समटाइम यूज्ड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मटेरियल. मेल्टिंग पॉइंट किसी मटेरियल की प्योरिटी के टेस्ट के लिए भी किया जाता है. A pure material has a different melting point from those of containing impurity. कुछ मतलब सब्सटेंसेज में अगर कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी बदल जाते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस वेरीज विद प्रेशर. और प्रेशर बदलने पर भी मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है. अब आते हैं इसके बाद लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट. देखिए लैटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is used, liberated or absorbed by a substance during the state of change keeping its temperature constant, that is called latent heat. हीट की वो एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट की वो मात्रा जो स्टेट चेंज के दौरान सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे या लिबरेट करे मगर अपना टेम्परेचर चेंज ना करे, उसे कहते हैं लैटेंट हीट. तो लिखा है इट इज एविडेंट दैट एब्जॉर्प्शन एंड लिबरेशन ऑफ हीट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस. आइस की जगह हम कोई भी सब्सटेंस लें, जब भी कोई चीज मेल्ट होती है या फ्रीज होती है तो या तो एनर्जी लिबरेट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी. दिस फिनोमिना अकर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट and the heat which is given out or absorbed by the substance without change in temperature is called latent heat. तो वो हीट की मात्रा जो स्टेट चेंज के दौरान यूज होती है उसे कहते हैं लैटेंट हीट. द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट विदाउट कॉजिंग अ राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट. तो ये लैटेंट हीट की डेफिनेशन लिखी है. द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट विदाउट कॉजिंग अ राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट. ठीक. और अगर इस लैटेंट हीट को यूनिट मास के लिए रिप्रेजेंट कर दिया जाए, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट मास, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट. ठीक. आगे देखते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस. अब देखिए स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है? हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक. बट यूनिट मास के लिए है हीट रिलीज्ड और absorbed by the substance during the state change divided by mass of the substance.
मतलब मान लीजिए x kg कोई मटेरियल है और वो j जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, तो जो भी एनर्जी रिलीज की है j या q उसको मास से डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट L, ये L से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, दैट इज ml। यूनिट ऑफ लैटेंट हीट क्या होता है? SI यूनिट होती है जूल पर केजी, ठीक है। इसकी अदर यूनिट कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दिया गया है। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। फ्यूजन का मतलब है कोई भी चीज जो मतलब सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, उसे कहते हैं फ्यूजन। तो कह रहे हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a unit mass of a substance from solid to liquid state without change its temperature। जैसे आइस है, आइस को मेल्ट होने में, यूनिट मास की आइस को मेल्ट होने में जो हीट एनर्जी वो रिक्वायर करेगी उसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट। देखिए कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो पहला क्या है? ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट मेल्ट एट वंस। देखिए अगर हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ना होती तो बर्फ जो है माउंटेन्स की बहुत जल्दी पिघल जाती। हम देखते हैं पूरे साल बर्फ जमी रहती है, क्यों? बर्फ को उतनी हीट एनर्जी मिल ही नहीं पाती ताकि वो मेल्ट हो सके। लगभग 1 kg बर्फ को पूरा मेल्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए 336,000 मतलब 3,36,000 जूल एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स इन कोल्ड रीजन डज नॉट फ्रीज एट वंस। ये भी एक बहुत अच्छा फिनोमिना है। अगर वाटर की हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ना होती तो वाटर बॉडीज जल्दी जम जाती, जिससे एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती। तो इसलिए हाई लैटेंट हीट की वजह से वाटर को जमने के लिए टाइम लगता है, मतलब वो हीट देता रहता है लॉन्ग टाइम तक और पानी गर्म रहता है। तो वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स इन कोल्ड रीजन डज नॉट फ्रीज एट all at once, it freezes slowly and gives out heat to the surrounding air regularly, ठीक। यही रीजन है किसान अपने खेतों के चारों ओर पानी भी भर देता है अगर टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल करता है, क्योंकि वो पानी गर्माहट सराउंडिंग को देता रहता है। फिर है इट बिकम्स वेरी कोल्ड व्हेन स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है तब बहुत जल्दी ठंड पड़ने लगती है, क्यों? 1 kg बर्फ को पिघलने के लिए सराउंडिंग से 3,36,000 जूल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए जब स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो सराउंडिंग से एनर्जी वो खींचती है, इसलिए सराउंडिंग कोल्ड हो जाता है। फिर है वी जनरली फील मोर कोल्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। बर्फ गिरते समय उतनी सर्दी नहीं लगती, बल्कि बर्फ गिरने के बाद या उससे पहले हमें सर्दी लगती है। क्यों? मेल्ट होने में उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है जो एटमॉस्फेयर से मिलती है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस द आइस एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी नीडेड फॉर द मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। लास्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स गेट कोल्ड मोर क्विकली बाय आइस क्यूब्स देन आइस कोल्ड वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब यूज किए जाते हैं, ना कि आइस कोल्ड वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। क्यों? क्योंकि आइस को 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एक्स्ट्रा हीट की जरूरत होगी 336 जूल, जो कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करेगी। तो कोल्ड ड्रिंक जल्दी ठंडी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब। सो यहाँ तक ये चेंज ऑफ फेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न में हम लोग वाटर कर्व पढ़ेंगे, मतलब फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो कर्व होता है वो हम लोग देखेंगे।